Hello guys and welcome back to Shikha Classes. In this video we are going to understand a wonderful poem by T.S. Eliot, that is The Hollow Men. This poem was written in 1925, that is after First World War. और इस वजह से वॉर के कारण लोगों के अंदर जो एक वॉयलेंस घुस गया था, स्पिरिचुअल और इमोशनल एक वैकेंट स्पेस हो गया था उनके अंदर, जैसे चारों तरफ एक डिप्रेसिव मूड था और उसी मूड को ये पोएम पूरी अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता है। हाँ, ये पोएम एक एक्सटेंडेड मेटाफर है फॉर द डिकेइंग कल्चर ऑफ यूरोप। अगर हम एपिग्राफ्स को भी कंसिडर करें तो इस पोएम में पूरे 100 लाइन्स हैं। 2 लाइन एपिग्राफ है यानी इंट्रोडक्शन है और बाकी की 98 लाइन्स 5 पार्ट में बटे हुए हैं और हर एक सेक्शन में मतलब हर एक पार्ट में अलग अलग नंबर ऑफ लाइन्स हैं। और जैसा कि उस वक्त का यूरोप था, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कोई एक इमोशनल वैल्यूज़ नहीं, बिल्कुल उसी तरह से इस पोएम को भी टी.एस. इलियट ने लिखा है। इसमें कोई एक रिदम नहीं है, कोई राइम स्कीम नहीं है, लाइन का एक फिक्स्ड मीटर नहीं, दैट इज़ ये पोएम फ्री वर्ड्स में लिखा गया है। नाउ सबसे पहले इस पोएम का ये एपिग्राफ हम देखते हैं। 2 लाइन्स हैं और साथ साथ ये 2 अलग अलग चीज़ों को रेफर भी कर रहा है। एपिग्राफ क्या होता है पहले वो समझते हैं। किसी भी पीस ऑफ वर्क का जो इंट्रोडक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड एपिग्राफ। तो जाहिर सी बात ये इंट्रोडक्शन है तो इसमें कहीं ना कहीं हम पोएम में क्या पढ़ने जा रहे हैं इसका एक हमें आइडिया लग जाता है। नाउ एक और वर्ड का मतलब समझते हैं, एल्यूजन। एल्यूजन एक लिटरेरी डिवाइस है, एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम इनडायरेक्ट रेफरेंस करते हैं किसी पर्सन से, प्लेस से, इवेंट से या किसी लिटरेरी वर्क से। फर्स्ट लाइन है मिस्टर कुर्ज ही डेड। ये लाइन रेफर कर रहा है जोसेफ कॉनरेड के नॉवेल हार्ट ऑफ डार्कनेस को। एक्चुअली जो भी स्पीकर है वो एक अनएजुकेटेड पर्सन है और वो बोलना चाह रहा है मिस्टर कुर्ज के बारे में दैट ही इज़ परहैप्स डेड। और चूंकि उसको इंग्लिश उतनी नहीं आती है अच्छे से तो वो मिस्टर नहीं बोल पा रहा, वो मिस्टर बोल रहा है, इसलिए वो स्पेलिंग ऐसा है। और ही डेड कहाँ है यहाँ का हेल्पिंग वर्ब, ही इज़ डेड, इज़ ही डेड, वैसा कुछ भी नहीं है। तो मिस्टर कुर्ज की जिनकी बात हो रही है, हार्ट ऑफ डार्कनेस जो नॉवेल है उसमें ये दिखाया गया है दैट ही इज़ एन आइवरी ट्रेडर। वो यूरोप से रहते हैं और अफ्रीका आते हैं एंड ही इज़ अ पर्सन हु लैक्स सोल, मतलब जिनके अंदर आत्मा नाम का कुछ है ही नहीं, वो अंदर तक जैसे बिल्कुल खोखले हों। दैट इज़ कि उनके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, कोई स्पिरिचुअल वैल्यूज़ नहीं है। तो इस पोएम में वैसे लोगों को दिखाया गया होगा जो शायद मिस्टर कुर्ज के जैसे ही स्पिरिचुअल और इमोशनल पूरी तरह से वैकेंट होंगे। तो हॉलो का ये मतलब नहीं है कि बॉडी के अंदर ऑर्गन्स नहीं होंगे। हॉलो इज़ अ मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन जिसका मतलब है कि वो जो भी इंसान है वो इमोशनली हॉलो है। नाउ ये सेकेंड लाइन है दैट इज़ अ पेनी फॉर द ओल्ड गाय। अगेन ये भी एल्यूजन का एग्जाम्पल है क्योंकि इस लाइन को पढ़ने से पहले हमें कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। एक आदमी था गाई फॉक्स जिसने कि इंग्लैंड में पार्लियामेंट पे अटैक करने की कोशिश की थी, वो फेल कर गया था। तो हर साल 5 नवंबर को लोग उसकी इफिजी जलाते हैं, मतलब उसके पुतले बनाते हैं स्ट्रॉ से, भूसे वगैरह से, बांस का एक स्टैंड दे करके और उसे जलाया जाता है। गाई फॉक्स ने नवंबर 5 1605 में अटैक करने की कोशिश की थी और तब के बाद से हर एक 5 नवंबर को लोग उसकी इफिजी जलाते हैं और बच्चे मोहल्ले में घूम करके, स्ट्रीट्स में घूम करके तो वो रुपए कलेक्ट करते हैं ताकि वो फायरवर्क्स खरीद सकें, पटाखे और जलाने की सब चीज़, जिससे कि वो पुतला बनाए और फिर उस पुतले को जला सकें। जब वो बच्चे घूमते हैं 5 नवंबर के कलेक्शन के लिए तो वो यही कहते हैं अ पेनी फॉर द ओल्ड गाय। और यहाँ पे जो 2 लोगों का जिक्र है, तो जो फर्स्ट है वो एक ऐसे इंसान है हु इज़ हॉलो फ्रॉम इनसाइड, हु डज नॉट पजेस अ सोल। सो एक तरफ हम ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जिसके अंदर सोल नहीं है और दूसरी तरफ वो बच्चे पेनी किसके लिए जमा करते हैं, इफिजी बनाने के लिए, एक पुतला बनाने के लिए। दैट मीन्स देयर इज़ नो रियल बॉडी। फिजिकल एब्सेंस और इमोशनल एब्सेंस दोनों चीज़ों को एक कॉम्बिनेशन में बनाने के लिए शायद पोएट ने इन 2 लाइंस को कंबाइन किया है। प्लस पेनी से हम एक और चीज़ रिलेट करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब इंसान मर जाता है और वो डे ऑफ जजमेंट आता है, जब डिसाइड होता है कि ही विल गो टू हेल और हेवन, तो एक पेनी मांगा जाता है उससे। व्हाट इज़ दैट पेनी? वो पेनी सिंबलाइज करता है
द सम ऑफ अ पर्सन सोल एंड स्पिरिचुअल कैरेक्टर। तो कोई आदमी जितना स्पिरिचुअली अच्छा होगा उसके ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो हेवन में जाएगा। वैसे एल्यूजन इस पोएम में और भी जगह यूज़ किया गया है। कुछ रेफरेंसेस बाइबल के हैं और कुछ डांटे के एपिक पोएम डिवाइन कॉमेडी के फर्स्ट और थर्ड पार्ट से हैं। फर्स्ट पार्ट का नाम था इन्फर्नो और थर्ड पार्ट का नाम है पैराडिजो। ना उस पोएम को मैं लाइन बाय लाइन समझाना शुरू करती हूँ और साथ साथ में जो भी रेफरेंसेस होंगे वो भी मैं बताऊंगी और फिगर्स ऑफ स्पीच भी हम समझेंगे। वी आर द हॉलो मैन, वी आर द स्टफ्ड मैन। तो हम यहाँ कह सकते हैं रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है। वी आर द रिपीट हो रहा है, मैन भी रिपीट हो रहा है। नाउ इन दो लाइन्स में कॉन्ट्राडिक्शन है। एक तरफ कहा जा रहा है कि हम अंदर से हॉलो हैं, खाली हैं, और अगले ही लाइन में कहा जा रहा है कि हम अंदर से स्टफ्ड हैं, भरे हुए हैं। एक चीज़ तो क्लियर है कि स्पीकर कोई एक सिंगल पर्सन नहीं है, दे फॉर्म अ ग्रुप ऑफ पीपल, क्योंकि वी यूज़ हो रहा है। और एक और बात क्लियर है इससे कि फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में ये पोएम को कहा जा रहा है क्योंकि वी बिलोंग्स टू फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। नाउ हम बात कर रहे थे हॉलो और स्टफ्ड, जो दोनों एक दूसरे का कॉन्ट्रडिक्शन है, पर हम थोड़ा डेप्थ में समझने की कोशिश करें तो हमें एक क्लियर पता चलेगा कि ये जो लोग हैं जो अपने आप को कह रहे हैं कि हम हॉलो हो चुके हैं अंदर से, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज़ कि हम स्पिरिचुअली और इमोशनली अंदर से बिल्कुल खाली है, हमें इमोशन समझ में नहीं आता। और स्टफ्ड से सेंस क्या है कि हमारे अंदर सिर्फ वो ट्रैश, कचरा भरा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे स्केयर क्रो होता है जिसको कि हम पक्षी को भगाने के लिए फील्ड्स में लगाते हैं, खेतों में लगाते हैं, तो वो दिखता है एक आदमी के जैसा, हम एक लुक बना देते हैं, पर अंदर से वो एक्चुअली स्ट्रॉ से, भूसों से भरा हुआ होता है। बिल्कुल उसी तरह से देखने में तो हमारा बॉडी बिल्कुल इंसानों के जैसा है, पर एक्चुअली हमारे अंदर इंसानों वाले कोई इमोशंस, वैल्यूज़ नहीं बचे हैं। लीनिंग टुगेदर, हेड पीस फिल्ड विथ स्ट्रॉ। नाउ लीन मतलब क्या होता है? एक दूसरे पर ऐसे लद के रहना। तो हम एक दूसरे का सपोर्ट कब लेते हैं? जब हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं होता, वो ताकत नहीं होता, हम बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये लोग कह रहे हैं एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ही नहीं है, इमोशनल स्ट्रेंथ ही नहीं है, और हमारा हेड पीस दैट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विथ स्ट्रॉ से हमारे अंदर वो ह्यूमैनिटी कहीं मिसिंग है। अलास, दैट मीन्स कि जब हमको कोई सॉरो, कोई दुख की बात कहनी होती तो यूजुअली ये वर्ड यूज़ होता है। इट बिलोंग्स टू द इंटरजेक्शन पार्ट ऑफ स्पीच। आवर ड्राइड वॉइसेस। अब देखो आप, जितने भी वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं वो एक डिप्रेसिव सेटिंग को पॉइंट कर रहे हैं कि वॉइसेस भी कैसे हैं, एकदम ड्राइड है, सूख चुके हैं इंसानों के, उसके अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं है। When we whisper together are quiet and meaningless. धीरे, whisper means slowly कोई बात कहना, बहुत धीरे वॉइस में कोई बात कहना। तो हम जब आप एक दूसरे से बात भी करते हैं, मीनिंगलेस होते हैं, वो बिल्कुल क्वाइट होते हैं। नाउ अगर हम बोल रहे हैं तो वो क्वाइट कैसे होगा? एक कॉन्ट्राडिक्शन है, बट एक्चुअली पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से हम चुप हों तो हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल उसी तरह से अब अगर हम बोलते भी हैं तो हमारे जो वर्ड्स हैं वो हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। एज विंड इन ड्राई ग्रास और रैट्स फीट ओवर ब्रोकन ग्लास इन आवर ड्राई सेलर। अब सेलर वर्ड का मतलब होता है एक अंडरग्राउंड रूम। तो किस तरह से हमारे आवाज़ बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हवा किसी सूखे ग्रास के ऊपर मूव करती है। नाउ जब हवा किसी सूखे ग्रास के ऊपर मूव करती तो साउंड तो प्रोड्यूस होता है, पर उस साउंड की कोई मीनिंग नहीं होती। बिल्कुल उसी तरह से हम इनएक्सप्रेसिव हो चुके हैं। यहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है कि हमारे ड्राइड वॉइसेस को उन आवाज़ों से कंपेयर किया जा रहा है दैट इज़ मेड बाय द विंड इन ड्राई ग्रास, या फिर द साउंड दैट इज़ मेड बाय रैट्स फीट ओवर ब्रोकन ग्लास। अब देखिए, रैट किस चीज़ को डिनोट करता है? रैट गंदगी को, फिल्थ को, बीमारी को, इन चीज़ों को डिनोट करता है। ब्रोकन ग्लास अगेन यूज़ किया जा रहा है। ब्रोकन मीन्स क्या? चीज़ें बर्बाद हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी हैं। सेलर का भी एडजेक्टिव क्या है? ड्राई सेलर। तो हमारे आवाज़ उसी तरह से मीनिंगलेस है जिस तरह से एक हवा जो सूखे, अगेन ड्राई ग्रास यूज़ हुआ था, ग्रास भी यूज़ किया जा सकता था, बट ड्राई वर्ड उस मूड को और हाईलाइट कर रहा है। या फिर जो अंडरग्राउंड रूम में, स्टोर रूम में टूटे हुए कांच के ऊपर चूहे दौड़ रहे हैं, ये सब चीज़ें जितनी मीनिंगलेस हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारे वॉइसेस भी मीनिंगलेस हो चुके हैं। तो 6th लाइन में आप देखिए एलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच भी यूज़ हुआ है, वी विस्पर।
जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स के स्टार्टिंग के कॉन्सोनेंट साउंड सेम होते हैं तो हम कहते हैं कि वहाँ पे एलिटरेशन लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है। हाँ, ये दो वर्ड्स यूजुअली एक ही लाइन में यूज़ होने चाहिए। तो इस तरह एलिटरेशन के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, आप खुद से उसको फाइंड आउट कीजिए और अगर आपको डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एजोनेंट फिगर ऑफ स्पीच तब माना जाता है जब नियर बाई वर्ड्स में वॉवेल साउंड अंदर के सेम होते हैं। जैसे 8th लाइन में आप देखिए एज ग्रास, तो ए साउंड सेम है। उसी तरह 9th लाइन में रैट ग्लास, तो ये भी ए साउंड सेम है। उसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है एजोनेंस के, आप खुद से फाइंड आउट कीजिएगा। और कॉन्सोनेंट्स कहते हैं जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो। अब अगर आपको एलिटरेशन, एजोनेंस, कॉन्सोनेंट्स, सिमिली, मेटाफर इन सब के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर के सारे लिटरेरी डिवाइसेस को ठीक से समझ सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट लाइंस, शेप विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर, पैरालाइज्ड फोर्स, जेस्चर विदाउट मोशन। ना यहाँ पे भी हम कहते हैं रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, विदाउट बहुत बार बार रिपीट हो रहा है। नाउ फर्दर स्पीकर ये कह रहे हैं दैट वी आर शेप विदाउट फॉर्म्स। हमारे पास एक ह्यूमन बॉडी तो है, ह्यूमन शेप तो है, लेकिन वी कैन नॉट डिफाइन देम। मतलब ह्यूमैनिटी जो चीज़ होती है हम उस बात को उसके साथ एक जस्टिस नहीं कर पा रहे। वी आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ अ ह्यूमन बट वी कैन नॉट डिफाइन देम। दे आर शेड्स, दैट इज दे आर शैडोज बट विदाउट कलर्स। नाउ कलर्स का लैक होना लाइफ में मतलब हैप्पीनेस की कमी होना। शेड्स तो हैं बट कलर्स कैन नॉट बी डिफाइंड। वी आर पैरालाइज्ड फोर्सेस। पैरालाइज मतलब क्या, समवन और समथिंग दैट इज़ नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, जो कुछ कर नहीं सकता है। तो हम एक पैरालाइज्ड फोर्स हैं, हम कोई काम ढंग से नहीं कर सकते हैं। हम जेस्चर्स भी करना चाहें, हम कुछ एक्सप्रेस भी करना चाहें तो हम उस चीज़ को नहीं कर सकते बिकॉज वी डू नॉट पजेस दैट मोशन। हम मूवमेंट ठीक से नहीं कर पाते। नाउ जो नेक्स्ट लाइन्स हैं, those who have crossed with direct eyes to death's other kingdom remember us if at all not as lost violent souls। ये लाइन्स अगेन एक एल्यूजन का एग्जाम्पल है। ये डांटे के पैराडाइज से लिया गया है, उसको रेफर कर रहा है। नाउ इस लाइन का मतलब समझने से पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे इंजैममेंट फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। नाउ दो तरह की चीज़ें होती है, एक एंड स्टॉप्ड लाइन, एक इंजैममेंट। जब पोम का एक लाइन दोज हु हैव क्रॉस्ड, यहाँ पे 13th लाइन खत्म हो रहा है पर सेंटेंस खत्म नहीं हो रहा है। दोज हु हैव क्रॉस्ड विद डायरेक्ट आइज टू डेथ्स अदर किंगडम, यहाँ जाकर के सेंटेंस खत्म हो रहा है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि 13 से 14 लाइन में इंजैममेंट यूज हुआ बिकॉज देयर इज अ रन ऑन लाइन। इंजैममेंट को रन ऑन लाइन भी बोला जाता है। और इसका उल्टा होता है एंड स्टॉप्ड लाइन, जब पोएम के लाइन के साथ साथ वो सेंटेंस भी फिनिश हो जाता है। जैसे कि 18th लाइन में द स्टफ्ड मैन, उसके बाद फुल स्टॉप है, यानी कि वहाँ पे पोएम का लाइन भी ख़त्म हो रहा है और सेंटेंस भी ख़त्म हो रहा है। तो अब हम इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। दोज हु हैव क्रॉस्ड विद डायरेक्ट आइज। अब जब हम कोई गलत काम नहीं करते तो हम सीधा आंखों में आंखें मिला करके किसी से आराम से बात कर सकते हैं। इस पोएम में और भी जगह आइज वर्ड यूज़ हुआ है और वो डिनोट करता है भगवान के जजमेंट को, गॉड्स जजमेंट को, या हम कह सकते हैं खुद भगवान को। तो जिन लोगों ने बहुत ही सही से ज़िंदगी अपनी जी है, जिन्होंने स्पिरिचुअल और इमोशनल वैल्यूज़ को होल्ड करते हुए अपनी ज़िंदगी बिताई है, वो जब हेवन के दरवाजे के बाहर खड़े हैं या फिर डे ऑफ जजमेंट में खड़े हैं तो ऑफ कोर्स उन्हें कोई दिक्कत नहीं है आंखों में आंखें मिला करके किसी से या भगवान से बात करने में। तो डेथ्स अदर किंगडम यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली इट डिनोट्स हेवन। तो स्पीकर उन लोगों से कह रहे हैं जो लोग हेवन जा चुके हैं, रिमेंबर अस इफ़ एट ऑल, अगर तुम्हारे पास हमारी याद भी है तो हमें याद रखना। कैसे याद रखना? एज लॉस्ट वायलेंट सोल्स। वायलेंट मतलब होता है बहुत ही जो हिंसात्मक होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस, हिंसा होता है। तो हमें एक वायलेंट सोल्स की तरह याद मत रखना। इसके बजाय अगर तुम्हें याद रखना ही होगा तो हमें हॉलो मैन, स्टफ्ड मैन की तरह याद रखना। पार्ट 1 फिनिश होता है, हियर स्टार्ट्स पार्ट 2। Eyes I dare not meet in dreams, in death's dream kingdom, these do not appear। Now further स्पीकर ये कह रहे हैं
कि मैं उन आँखों से नज़रें नहीं मिला पाता जो मेरे सपने में आते हैं ना। अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट में देखा वी, अस ऐसे वर्ड्स यूज़ हो रहे थे, यानी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। बट ये सेकेंड सेक्शन पोम का ऐसा है जिसमें फर्स्ट पर्सन तो यूज़ हुआ है बट इट इज़ सिंगुलर इन नंबर, मतलब वी की जगह आई यूज़ हुआ है। हिम्मत नहीं होती उन आँखों से नज़रें मिलाने की जो मेरे सपने में आते हैं। तो यहाँ पर आइज़ डिनोट कर रहा है अगेन गॉड के जजमेंट को, गॉड को। तो भगवान से नज़रें मिलाने के काबिल कौन होता है? जिसने भगवान के बताए सही रास्ते पे चला होता है। पर हम लोग या मैं एक ऐसे रास्ते पे चला दैट वॉज डिवॉइड ऑफ फेथ, जिसमें ना कोई फेथ था, ना कोई बिलीफ थी, ना कोई वैल्यूज़ थे। और इस वजह से मैं सपने में आए उस भगवान की आँखों से नज़रें नहीं मिला पाता, मैं खुद को जजमेंट के लायक खड़ा ही नहीं पाता। इन डेथ्स ड्रीम किंगडम, ना डेथ का सपने वाला किंगडम कौन सा होगा? सो परहैप्स इट इज़ हेवन, डू नॉट अपीयर। ये आइज़ हेवन में नहीं आते क्योंकि वहाँ पे वही लोग जा पाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करके जिया हो। तो उन पे कोई जजमेंट हो ऐसी नौबत ही नहीं आती। हालांकि यहाँ पे क्लियर नहीं है कि ये देयर किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है, बट अभी तक जो हमने पढ़ा उस हिसाब से लग रहा है कि स्पीकर के सपने को रेफ़र कर रहा है, कि उसके सपने में जो ये आँखें आती हैं, मीन्स ये जो भगवान का एक जजमेंट आता है, गॉड का एक प्रेजेंस फील होता है, दे आर सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम। नाउ कॉलम वर्ड रेफर्स टू द आर्किटेक्चर ऑफ ग्रीक एंड रोमन कल्चर। अगर इस तरह से देखा जाए तो कॉलम रेफर्स टू द ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ यूरोप, और ब्रोकन कॉलम इस बात को बता रहा है कि वो जो ग्रेट सिविलाइजेशन मानते थे यूरोप का, वो कम्प्लीटली टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। सो ब्रोकन कॉलम यहाँ पे डिनोट करता है द डिवास्टेटेड यूरोपियन सिविलाइजेशन को। तो स्पीकर के सपने में जो वो आँखें आती हैं, वो जो गॉड का प्रेजेंस फील होता है, तो दे आर एक्चुअली लाइक सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम। तो जिस तरह से एक सनलाइट किस चीज़ को डिनोट करता है? एक होप को। तो जो सब कुछ ध्वस्त हो चुका है, एक सिविलाइजेशन जो बर्बाद हो चुकी है, उसमें अगर एक उम्मीद की किरण है तो वो भगवान का प्रेजेंस ही है। हम कह सकते हैं यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, जहाँ पे उनके सपने में आने वाले वो गॉड के प्रेजेंस को, उन आइज़ को कंपेयर किया गया है लाइक द सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम। तो इस स्टैंजा में कहीं ना कहीं एक उम्मीद दिखाई जा रही है कि जो डिवास्टेटेड यूरोपियन सिविलाइजेशन है उस पर अगर भगवान अभी भी चाहे और अपनी एक दया भरी नज़रें उस पर डाल दे तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है, शायद। देयर इज़ अ ट्री स्विंगिंग एंड वॉइसेस आर इन द विंड सिंगिंग। स्विंगिंग, सिंगिंग, थोड़ा सा एक राइम सेट हो रहा है। अब अगेन देयर क्या है? मे बी इट इज़ अगेन द ड्रीम ऑफ द स्पीकर। उसके सपने में एक पेड़ है, पेड़ ऑफ कोर्स एक होप को भी रिप्रेजेंट करता है। तो एक पेड़ है जो स्विंग कर रहा है, जो झूल रहा है। ये क्या चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है कि जो यूरोपियन कल्चर, यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो स्टेबल नहीं है, वो जैसे किसी झूले में झूल रहा है, कभी भी टूट सकता है। और उनके सपने में कुछ आवाज़ें हैं जो बहती हवा के साथ सुनाई दे रही हैं, मोर डिस्टेंट एंड मोर सोलेमन। सोलेमन कहते हैं समथिंग दैट इज़ वेरी सीरियस। तो वो जो आवाज़ें आ रही हैं वो बहुत ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दूर से आ रही हैं, एंड दे आर वेरी सीरियस दैन अ फेडिंग स्टार। तो फेडिंग स्टार मतलब क्या? कि एक उम्मीद जो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। स्टार इज़ लाइट एंड लाइट इज़ होप, but a fading star means a hope that is continuously going blur। तो सपने में उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी थी, पर उसी सपने में उसे ऐसा अब लग रहा है कि वो उम्मीद की किरणें इतनी दूर हैं कि वो कुछ मेरे अंदर चेंजेस नहीं ला सकती, मेरे हॉलोनेस को, मेरे जो इमोशनल एक वैकेंसी है इसको ख़त्म नहीं कर पा रही हैं। फर्दर स्पीकर कहते हैं लेट मी बी नो नियरर इन डेथ्स ड्रीम किंगडम। अब वो उस डेथ के ड्रीम किंगडम में यानी हेवन के वो बिल्कुल भी करीब नहीं जाना चाह रहे हैं। जो चीज़ खुद गंदी होती है, जो चीज़ कुछ फिल्थ से भरी होती है, वो अच्छी चीज़ों से थोड़ा दूर भागती है। तो वही वो हॉलो मैन ये रियलाइज़ कर रहा है कि मैं कितना खाली हूँ अंदर से, मैं कितना बुरा हूँ, और इस वजह से वो डेथ के उस ड्रीम किंगडम में
उस हेवन के पास से दूर भागना चाह रहा है। लेट मी ऑल्सो वेयर सच डेलिबरेट डिस्गाइजेस। डेलिबरेट मतलब जब कोई काम हम प्लान्ड वे में करते हैं, और डिस्गाइज करना मतलब वेश बदलना। तो अब वो स्पीकर अपना वेश बदलना चाहता है, और वो किन चीज़ों को का वेश धारण करना चाहता है, किन चीज़ों में डिस्गाइज हो जाना चाहता है। रैट्स कोट, क्रोज स्किन, क्रॉस्ड स्टेव्स। नाउ रैट्स कोट डिनोट कर रहा है डिजीज़ को, क्रोज स्किन डिनोट कर रहा है डेथ एंड डिके को, क्रॉस्ड स्टेव्स, स्टेव्स कहते हैं पोल्स को, पिलर्स को। तो ये पिलर, ये स्टेव्स किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, तो जैसे कि जो स्केयर क्रो होता है उसको जब हम ज़मीन में लगाते हैं तो एक पोल के सपोर्ट से लगाते हैं, या फिर जब कोई इफिजी यानी कोई पपेट जब हम उसे जलाते हैं तो उसके भी सपोर्ट में बीच में एक पोल ही होता है, एक बांस का डंडा के जैसा होता है। तो बिल्कुल इफिजी की जहाँ बात आती है तो हमें उस एपिग्राफ याद आ जाता है जिसमें कि गाय हॉक्स के इफिजीज को जलाया जाता है। So the speaker wants to disguise himself with a rat's coat or a crow's skin, means he is happier where he is. He wants to be diseased, decayed, behaving as the wind behaves. और जिस तरह हवा चलती है बिल्कुल उसी तरह वो मूव करें। No nearer, not that final meeting in the twilight kingdom. Twilight kingdom से यहाँ पर मतलब है the world of the death. ट्वाइलाइट मतलब क्या होता है, शाम का वक्त, जब सन सेट कर चुका है पर पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ है। तो उस ट्वाइलाइट के किंगडम में मतलब डेथ का जो शैडोई किंगडम है वहाँ पर भी वो एक फाइनल मीटिंग करने के लायक खुद को नहीं समझते हैं। सो इन शॉर्ट इस सेक्शन को हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि उस हॉलो मैन को सपने में एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है, एक होप लगता है कि शायद उसके अंदर के हॉलोनेस को ख़त्म किया जा सके, मतलब कि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन ख़त्म हो रही है, डिवास्टेटेड हो रही है, उसको शायद बचाया जा सकता है। लेकिन उसी सेक्शन के आगे के पार्ट्स में हमें ये समझ में आता है कि नहीं, वो उम्मीद की किरण इतनी दूर है और इतना फेडिंग है, इतनी लाइट है कि अब उसमें भी शायद कोई उम्मीद नहीं है कि वो उस सिविलाइजेशन को ख़त्म होने से रोक सकती है, उस हॉलो मैन को बर्बादी से बचा सकती है। नाउ द थर्ड सेक्शन, दिस इज़ द डेड लैंड, जहाँ वो हॉलो मैन रहते हैं, शायद उसी की बात हो रही है। दिस इज़ कैक्टस लैंड। नाउ द पॉइंट इज़ कि डेज़र्ट की एक सेटिंग को डिस्क्राइब करने की कोशिश की जा रही है। तो ये कैक्टस, ये डेज़र्ट, ये एक वाइल्डनेस को, ये एक लैक ऑफ इमोशंस को डिनोट करते हैं, एक ड्राइनेस को डिनोट करते हैं। हियर द स्टोन इमेजेस आर रेज्ड, हियर दे रिसीव the supplication of a dead man's hand under the twinkle of a fading star. तो ये लाइन्स इस बात को डिनोट करते हैं कि स्पीकर या उस हॉलो मैन का भरोसा ही उठ चुका है, उसके अंदर कोई बिलीफ नहीं, कोई फेथ नहीं है। दे आर ऑल फिल्ड विथ ब्रोकन बिलीफ, खुद से अंदर से टूट चुके हैं। और उन स्टोन के इमेजेस के सामने जो सप्लिकेट करता है, जो अपना सर झुकाता है इज्जत में, दे आर एक्चुअली डेड। मतलब कि वो जो हॉलो मैन हैं वो डिस्टर्ब्ड हैं, इमोशनलेस हो चुके हैं, दैट दे आर जस्ट लाइक डेड पीपल अंडर द ट्विंकल ऑफ अ फेडिंग स्टार। ऐसा मैंने बोला कि स्टार डिनोट करता है होप को, तो फेडिंग स्टार मतलब वो होप जो धुंधला पड़ रहा है, तो उसके सामने मतलब इनका जो भरोसा है वो लगभग ख़त्म हो चुका है। थोड़ी बहुत जो हल्की फुल्की फेथ है उनके अंदर, उस फेथ के कारण शायद वो उन इमेजेस के सामने अपना सर झुकाते हैं, भगवान के सामने अपना सर झुकाते हैं। इज़ इट लाइक दिस इन डेथ्स अदर किंगडम? अब स्पीकर ये खुद में सोच रहे हैं कि डेथ के जो दूसरे किंगडम्स हैं जहाँ डेथ राजा है, मे बी स्पीकर रेफर कर रहे हैं टू हेवन और हेल, और इस अर्थ को भी स्पीकर डेथ का ही एक किंगडम बता रहे हैं। तो स्पीकर इज़ वंडरिंग क्या डेथ के दूसरे किंगडम में भी ऐसा ही होता है? कैसा? Waking alone at the hour when we are trembling with tenderness, जब हमारे अंदर एक प्यार भरा है, क्योंकि आगे लिखा है lips that would kiss, so of course there is a tenderness within ourselves, हमारे अंदर प्यार भरा हुआ है। और उस वक्त वो इंसान जब उठता है, जब जागता है, तो वो अकेला है, एंड उनके अंदर जो प्यार भरा है उस प्यार में वो किसी इंसान को किस करने के बजाय वो प्रेयर्स किन के आगे बोलता है? टू द ब्रोकन स्टोन। सो स्पीकर क्या कहना चाह रहे हैं कि एक तो उस इंसान का जो फेथ है वो टूट चुका है, इसलिए ब्रोकन स्टोन,
जब हम किसी मूर्ति की पूजा करते हैं तो हमारा उन पर फेथ होता है। नाउ द स्टोन इज ब्रोकन, तो ये किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है? दैट द फेथ ऑफ दैट पर्सन इज ब्रोकन। तो एक तरफ उसका भरोसा ही टूट चुका है, और जब किसी आदमी का भरोसा ही टूट चुका है तो वो कितने भी प्रेयर्स करे वो कभी भी फ्रूटफुल नहीं होगा, वो कभी भी उस इंसान को सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता है। क्योंकि प्रेयर्स मीनिंगफुल कब होती हैं, कोई स्टोन की मूर्ति भगवान कब बनती है? जब हमारा उन पर भरोसा होता है। और जब भरोसा ही टूटा हुआ है तो ऑफकोर्स हम अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि हमें ज़िंदा कौन रखता है, हमें लाइवली कौन रखता है? हमारा भरोसा, हमारा प्यार। और जब वही इमोशंस, वो फेथ ही हमारे अंदर नहीं है तो हम बिल्कुल अंदर से टूट चुके हैं, एंड सो वी आर एक्चुअली डिमिनिश्ड, डिस्ट्रॉयड। नाउ द फोर्थ सेक्शन स्टार्ट्स। द आईज आर नॉट हियर, there are no eyes here in this valley of dying stars, in this hollow valley, this broken jaw of our lost kingdom. Now आई किस चीज़ को डिनोट कर रहा था? एक होप को, भगवान के एक प्रेजेंस को। ऑफ कोर्स वो गॉड्स की जजमेंट को डिनोट कर रहा था, बट दैट मीन्स कि गॉड प्रेजेंट है। बट ये जो हॉलो मैन का हॉलो वैली बचा है, इसमें अब कोई उम्मीद नहीं है, एंड सो देयर आर नो आईज हियर, सो द पीपल नाउ हैव बिकम ब्लाइंड। तो ब्लाइंडनेस क्या यहाँ पे डिनोट कर रहा है? दैट कि वो अब चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे हैं, और जो एक उम्मीद थी, होप था गॉड के प्रेजेंस का, वो भी जा चुका है। इन दिस वैली ऑफ डाइंग स्टार्स, ये वो जगह है, ये वो वैली है जहाँ पे सारे होप, सारे स्टार्स, सारे लाइट मर चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, या अगर थोड़ी बहुत है भी, दे आर ऑल्सो डाइंग। जैसे एक बॉडी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जॉ बोन, एक बहुत विशाल किंगडम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था इन हॉलो मैन का लैंड, लेकिन अब वो टूट चुका है, वो एक भूले हुए किंगडम के जैसा अलग हो चुका है। इन दिस लास्ट ऑफ मीटिंग प्लेसेस वी ग्रोप टुगेदर। ग्रोप मीन्स सर्च, टटोलना। यूजुअली हम ऐसे टटोलते कब है? जब हमें दिखाई नहीं देता है। चूँकि इन लोगों के पास वो रोशनी चली गई है आँखों की, तो ये सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर कुछ टटोल रहे हैं, एज इफ दे आर सर्चिंग फॉर समथिंग, एंड अवॉइड स्पीच। और वो बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एक दूसरे को टच करके कुछ सर्च कर रहे हैं। गैदर्ड ऑन दिस बीच ऑफ द ट्यूमिड रिवर। ट्यूमिड वर्ड का मतलब होता है इनलार्ज, बहुत विशाल। यहाँ पर ट्यूमिड का मतलब एक ओवरफ्लोइंग रिवर, ट्यूमिड रिवर है। ये दो चीज़ों को रेफ़र करता है। कह सकते हैं कि यहाँ पर भी एल्यूजन लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है। एक ग्रीक माइथोलॉजी में रिवर स्टिक्स है जो डेड को लिविंग से अलग करता है, और उसी तरह से डांटे के इपिक पोएम डिवाइन कॉमेडी का जो पार्ट है इन्फर्नो, उसमें रिवर एक्रोन को दिखाया गया है जो कि हेल के बॉर्डर पे खड़ा होता है। यहाँ पे रिवर के थ्रू पोएट ये बता रहे हैं कि ये वही रिवर है जो डेथ और लिविंग को अलग करता है, जो इन दो वर्ल्ड्स को अलग करता है, जो हेल के बॉर्डर्स पे खड़ा होता है। तो दैट मीन्स कि डे ऑफ जजमेंट है, और जो वो हॉलो मैन है वो उसी नदी के किनारे खड़े हैं, साइटलेस, अनलेस द आईज रीअपियर एज द परपेचुअल स्टार। परपेचुअल वर्ड का मतलब होता है जो हमेशा था, है और हमेशा रहेगा। सो दीज हॉलो मैन आर साइटलेस, इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अनलेस, जब तक कि इनकी आंखें फिर से अपीयर नहीं हो जाती, इनकी ज़िंदगी में फिर से होप लौट कर नहीं आ जाता। वो होप अब कैसे आता है? एज द परपेचुअल स्टार। तो ये परपेचुअल स्टार कौन है? ये वही गॉड है जो हमेशा से था, है और रहेगा। जो हर इंसान के अंदर में होता है वो होप है, वो भगवान है। मल्टीफॉलिएट रोज़, डांटे के पैराडाइजो में इट इज़ रेफर्ड टू एज अ सिंबल ऑफ हेवन। मल्टीफैलिएट रोज मतलब मल्टी पेटल्ड रोज। मल्टीफॉलिएट रोज ऑफ डेथ्स ट्वाइलाइट किंगडम, द होप ओनली ऑफ एम्प्टी मैन। तो वो होप ही है, वो भगवान का प्रेजेंस ही है जो अब इन एम्प्टी मैन की आखिरी उम्मीद है। तो वो यूरोपियन सिविलाइजेशन को अब अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ भगवान ही है। Here we go round the prickly pear, prickly pear, prickly pear. Again यहाँ पे repetition figure of speech यूज़ हो रहा है। prickly pear रिप्रेजेंट कर रहा है कैक्टस को। पहले के सेक्शन में डिस्क्राइब किया गया था सेटिंग एक डेजर्ट का,
बिल्कुल वैसी ही सेटिंग यहाँ पे दिखाई जा रही है। पिछले सेक्शंस में डेजर्ट्स की बात हुई, फिर एक होप की तरह एक रिवर को भी डिनोट किया गया। फर्दर इस सेक्शन में कहा जा रहा है कि उस प्रिकली पेयर यानी कि उस कैक्टस के अराउंड हम सिर्फ मूव कर रहे हैं, यानी उस सैडनेस के अराउंड, उस ड्राइनेस के अराउंड, लैक ऑफ होप के अराउंड हमारी ज़िंदगी मूव किए चली जा रही है। तो ये चीज़ें यूरोपियन सिविलाइजेशन की एक एब्सर्डिटी को डिनोट करूँ। बिटवीन द आइडिया एंड द रियलिटी, बिटवीन द मोशन एंड द एक्ट फॉल्स द शैडो। नाउ फर्दर स्पीकर ये कह रहे हैं कि जो आइडिया है, जो हमारे माइंड में कोई सोच आता है और उसे हम रियलिटी में बदलने की कोशिश करते हैं, तो इस आइडिया और उसकी रियलिटी के बीच में मोशन और उस मोशन की वजह से जो एक्शन होना चाहिए उसके बीच में एक चीज़ आ जा रही है, दैट इज़ द शैडो। फॉर दाइन इज़ द किंगडम। नाउ फॉर दाइन इज़ द किंगडम, ये बाइबल से लिया गया एक लाइन है। अगेन यहाँ पर एल्यूजन लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे शैडो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? उन हॉलो मैन के विल के फेलियर को। उनकी इच्छा शक्ति इतनी कमज़ोर हो चुकी है, वो इतने कायर हो चुके हैं कि वो कोई भी काम को ढंग से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी काम को उसके अंजाम तक, उसके मंजिल तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। बिटवीन द कंसेप्शन एंड द क्रिएशन, जब भी कोई मूर्तिकार या कोई भी क्रिएटर कोई चीज़ बनाता है तो उसके पहले उस चीज़ को वो अपने माइंड में कंसीव करता है, अपने माइंड में उसे समझता है। तो उस समझदारी के बीच और वो जो बनाता है, बिटवीन द इमोशन एंड द रिस्पॉन्स, उसके अंदर कोई जो इमोशन जग रहा है, वो ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी चीज़ों के बीच, कंसेप्शन और क्रिएशन, इमोशन और उसका रिस्पॉन्स, इन सभी के बीच एक शैडो फॉल कर रहा है। वो शैडो अगेन क्या है? द लैक ऑफ दैट विल पावर, दैट एम्प्टीनेस। इन बाइबल को रेफर किया जा रहा है, लाइफ इज़ वेरी लॉन्ग। बाइबल से डिराइव जो लाइन्स हैं, ये वही स्पीकर बोल रहा है या डिफरेंट स्पीकर, दैट्स नॉट क्लियर। बिटवीन द डिज़ायर एंड द स्पैज्म, डिज़ायर मतलब कोई चीज़ की इच्छा जगना, स्पैज्म कहते हैं सेटिस्फैक्शन ऑफ अ सेक्सुअल डिज़ायर। तो एक डिज़ायर हो रहा है बट वो चीज़ सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो डिज़ायर और स्पैज्म के बीच में, बिटवीन द पोटेंसी, पोटेंसी मतलब कोई शक्ति, कोई पावर जो हमारे अंदर होता है, एंड द एग्जिस्टेंस मतलब द पावर टू क्रिएट समथिंग। वो पावर है पर एक्चुअली हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उसको एग्जिस्टेंस में ला नहीं पा रहे हैं। सो उस पोटेंसी और एग्जिस्टेंस के बीच में, बिटवीन एसेंस एंड डिसेंट, एसेंस कहते हैं आइडियल को और डिसेंट कहते हैं कोई चीज़ जब डिग्रेड कर जाती है। सो उस आइडियल, उस एसेंस के और जो डिसअपॉइंटिंग रियलिटी है, जो रियलिटी जो आदर्श से बहुत नीचे गिर चुकी है, इन सब के बीच falls the shadow, the lack of the willpower of the hollow men. For thine is the kingdom. Again यहाँ पर allusion यूज़ हुआ है और repetition भी यूज़ हुआ है क्योंकि पीछे के लाइन्स रिपीट हो रहे हैं। For thine is life is, for thine is the, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे स्पीकर कुछ बोलना चाह रहे हैं पर वो अपने थॉट्स को वर्ड्स नहीं दे पा रहे हैं। अगेन उनका एक लैक ऑफ विल पावर, लैक ऑफ डिटर्मिनेशन है जिसकी वजह से वो अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। नाउ द फाइनल 4 लाइन्स, दिस इज़ द वे द वर्ल्ड एंड्स, दिस इज़ द वे द वर्ल्ड एंड्स, दिस इज़ द वे द वर्ल्ड एंड्स। 3 बार सेम लाइन रिपीट हो रहा है। नॉट विथ अ बैंग बट अ विम्पर। बैंग वर्ड का मतलब होता है धमाका। तो ये दुनिया धमाके के साथ नहीं खत्म होती बल्कि विम्पर, विम्पर मतलब होता है टू क्राई सॉफ्टली, यूजुअली विथ पेन। तो यूजुअली ये दुनिया ख़त्म होती है एक दर्द के साथ, एक दुख के साथ। मीन्स द पोम एंड्स विथ अ सैड नोट दैट द पेन हैज़ नो क्योर। सो गाइज, इस पोम को अच्छे से समझने के बाद इतना तो समझ ही गए होंगे दैट दीज शुड बी द थीम्स ऑफ दिस पोम। और हाँ, अगर आपको कोई भी लाइन के समझने में कोई डाउट रह गया हो, फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। और इस पूरे पोएम को समझने के बाद अगर आपको लगा कि आपके लिए यूज़फुल है और आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरा UPI ID डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस पर जा करके अपना डिज़ायर्ड अमाउंट भेज सकते हैं, ज़्यादा या कम दैट डजेंट मैटर। So in the next video with a new topic, till then keep smiling, have wonderful days, and before moving back please hit the like button, share this video with your friends और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए
ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।